हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स पे। आज मैं आपके साथ एनएमआर का यहाँ पे चौथा लेक्चर लेके आया हूँ, लेकिन चौथे लेक्चर से पहले एक क्विक रिकैप देखते हैं। भाई पहले लेक्चर में हमने यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल निकालना देखा था, ठीक है, 1H एनएमआर में और 13C एनएमआर में। उसके बाद हमने एनएमआर एक्टिव और एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई की भी वहाँ पे बात की थी। और दूसरा लेक्चर आपका बेसिक्स था पूरा कि कौन सी न्यूक्लियाई आपका एनएमआर एक्टिव होती है, अगर कोई है तो वो क्यों है, कोई है नहीं है तो वो क्यों नहीं है, वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर के बेसिस पे। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे, हमने वहाँ पे ये देखा था कि जो आपकी न्यूक्लियर स्पिन स्टेट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में जाते ही स्प्लिट होती है, और स्प्लिट होती तो वहाँ पे एक और चीज हमने देखी थी कि जब जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हो या फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन आप बढ़ाते हो, 60 मेगाहर्ट्ज से आप 600 मेगाहर्ट्ज किए या 300 मेगाहर्ट्ज किए, तो वहाँ पे आपकी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन बढ़ी या करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन भी क्या होती थी, इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, या अगर आप कम कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंट को, तो वो क्या होता, वहां पे फ्रीक्वेंसी भी आपकी डिक्रीज हो रही थी। तो अब हमें कोई ऐसा पैरामीटर चाहिए था जो मैग्नेटिक फील्ड या क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट के साथ यहाँ पे डिपेंडेंट ना हो, वो इंडिपेंडेंट फैक्टर हो जिससे हमें यहाँ पे याद करने में चीजें आसानी हो और उनका हम फिर आगे फ्यूचर में यूज कर सकें। तो वहीं पे आपका गेम में आता है केमिकल शिफ्ट। हमने बोला भाई केमिकल शिफ्ट आपका इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होता है या मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है। और इसकी क्या होती है भाई, यहाँ पे मतलब हर एक न्यूक्लियर का ना आपका एक क्या होता है फिक्स, यहाँ पे क्या होगा, मतलब हर एक डिफरेंट टाइप की जो न्यूक्लियाई होगी उसका एक फिक्स क्या होगा यहाँ पे आपका ये क्या बोलते हैं केमिकल शिफ्ट होगा। तो आज वही केमिकल शिफ्ट की जो फिक्स वैल्यूज हैं, स्पेशली मैं 1H एनएमआर की यहाँ पे बात करूंगा। 1H एनएमआर में अब मैं यहाँ पे आपको केमिकल शिफ्ट की जो फिक्स वैल्यूज हैं सबसे पहले ये यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे केमिकल शिफ्ट वैल्यूज, डेल्टा पीपीएम। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर कभी ना आपका देखो CH2H कोई प्राइमरी कार्बन है, इस पे लगे जो ये प्रोटॉन होते हैं, इनकी आपकी डेल्टा वैल्यू कितनी होती है, लगभग 0.9 ppm होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जो दूसरा आपका होता है यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन, इसकी जो आपकी डेल्टा वैल्यू होती है नियर अबाउट 1.3 होती है। ठीक है, और इसके बाद हमने तीसरा क्या बोला था, यहाँ पे आपका टर्सरी कार्बन भी हो सकता है जिसपे 3R ग्रुप लगे हो, और इसके हाइड्रोजन का जो डेल्टा आता है या केमिकल शिफ्ट आता है वो आता है 1.7 पे। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था भाई। देखो यहाँ पे एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट उतना काम का होता नहीं, मतलब उतना क्या बिल्कुल काम का नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है आपका स्टेरिक इफेक्ट काम का होता है। इस प्रोटॉन के पास देखो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा होगा, तो वो क्या करता है, इस पे पहुंचने वाला जो B0 होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको शील्ड करता है। और ये चीज मैंने आपके साथ बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस की थी विद द हेल्प ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट की हेल्प से ये सारी चीज मैंने आपको वहां पे डिस्कस कर दी थी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस न्यूक्लियाई तक पहुंचेगा, इसका केमिकल शिफ्ट क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे से एक चीज समझ जाइए भाई कि केमिकल शिफ्ट, मतलब वैसे मैं बोल रहा हूँ कि केमिकल शिफ्ट वैसे B0 पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जितना ज्यादा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा प्रोटॉन, उतना क्या होगा यहाँ पे इसका केमिकल शिफ्ट ज्यादा होगा इन तीनों में जब आप रिलेटिवली बात करोगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इसके पास 3R ग्रुप है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, पुश करते हैं ऐसे, ये यहाँ से पूरा किनारे हो जाती है। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली इस प्रोटॉन को फील होता है, इसलिए इसकी जो स्प्लिटिंग होती है ना वो क्या होती है यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। और ये यहाँ पे क्या देता है आपका 1.7 के आसपास क्या देता है आपका केमिकल शिफ्ट देता है। यहाँ पे देखो भाई 2 ही R ग्रुप है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को धक्का मार के मतलब साइड करने वाले यहाँ पे 2 ही ग्रुप है और यहाँ पे एक ही ग्रुप है, तो ये सबसे शील्डेड न्यूक्लियाई हो गया, इसलिए इसका केमिकल शिफ्ट यहाँ पे सबसे कम है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये तो क्या हो गया आपका एक केस हो गया। ठीक है, आपने ये चीज यहाँ पे ये 3 वैल्यू आपको याद करनी है और ये याद हो भी जाएंगी। प्राइमरी के लिए 0.9 होता है, सेकेंडरी के लिए 1.3 होता है, और आपका टर्सरी के लिए क्या होता है यहाँ पे 1.7 होता है। लेकिन अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या हो सकती है भाई, बहुत सारी हो सकती है। जैसे कि देखो यहाँ पे का R CH और यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लोरीन,
और यहाँ पे लगा दिया मैंने हाइड्रोजन। अब ये क्लोरीन तो क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला है, तो जब ये खींचेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के क्या कर देगा, इसके ऊपर डेल्टा प्लस ले आएगा। और डेल्टा प्लस का मतलब क्या है, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी अब वो कम हो गई, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फील करेगा, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फील करेगा तो इसका डेल्टा क्या हो जाएगा भाई, ग्रेटर देन 0.9 हो जाएगा। इट इज वेरी ऑब्वियस। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे, इस तरीके से ये तो हमें पता होना चाहिए कि 0.9 से ज्यादा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कहां तक इसकी वैल्यू पहुंचती है ये भी हमें पता होना चाहिए। इसीलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि इफेक्ट ऑफ ग्रुप क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, ऐसी यहाँ पे आप इसको हटा के क्या लगा सकते हो, कोई सा भी यहाँ पे नाइट्रो वगैरह कुछ भी लगा लीजिए, या इसको हटा के आप यहाँ पे कुछ भी नाइट्रो वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पे भी सेम क्या हो सकता है, ये ग्रुप हटा के अगर हम नाइट्रो लगा दोगे तो वहां पे आपका क्या होगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ना, चेंज इन आपको क्या दिखेगा, ये केमिकल शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं भाई, देखो डेल्टा इक्वल टू होता क्या है ना, यहां पे देखिए अभी हमने देख लिया यहाँ पे 0.9 प्लस यहाँ पे एक एक्स फैक्टर होता है, और ये एक्स फैक्टर क्या है, डिफरेंट ग्रुप के लिए अलग अलग होता है, ये आपका है प्राइमरी का। ठीक है, ऐसी डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, 1.3 प्लस एक्स फैक्टर, और डेल्टा इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1.7 प्लस एक्स फैक्टर। अब यहाँ पे देखो भाई, मैं कुछ वैल्यूज आपको लिखवाऊंगा और ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनको आप ध्यान रखना। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं, ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे ना x की वैल्यू जिनके लिए क्या होती है 1 होती है, और ये ग्रुप कौन से होते हैं, सबसे पहले अगर यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड लगा होगा, डबल बॉन्ड क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो एक से आपका क्या कर देगा, यहाँ पे बढ़ा देगा। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे ये आपका क्या है CH3 है, और यहाँ पे क्या लगा दिया, इस पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब ध्यान से देखो भाई, पहले अगर ये CH3 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आपका CH3 होता, तो इस केस में इस प्राइमरी सेंटर की जो वैल्यू आती वो कितनी आती, 0.9 आती। ठीक है, लेकिन अब यहां पे आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप आ गया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.9 में आप क्या कर दोगे, एक यहां पे जोड़ दोगे, तो नियर अबाउट इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1.9 ppm के आसपास यहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो आई थिंक आपको ये ग्रुप मतलब कैसे बढ़ा रहे हैं ये यहां पे समझ में आया होगा। अब मैं कुछ ग्रुप लिख देता हूं जो एक से यहां पे इंक्रीज करते हैं। सबसे पहला आपका ये हो गया, उसके अलावा अल्काइन जो होती है वो भी आपका एक से बढ़ाती है। ठीक है, उसके अलावा यहां पे क्या हो सकता है, आपका नाइट्राइल जो होती है वो भी एक से बढ़ाएगी। जो कार्बोनिल होता है वो भी क्या करता है, एक से बढ़ाता है। SH जो थायो अल्कोहल होते हैं या थायो ईथर्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है आपका प्लस एक से यहां पे क्या करता है, डेल्टा वैल्यू को इंक्रीज करता है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं भाई जो यहाँ पे केमिकल शिफ्ट को 1.5 से इंक्रीज करते हैं। वो कौन से ग्रुप में, देखो सबसे पहला ग्रुप आपका यहाँ पे अराइल ग्रुप। अगर कहीं पे आपका अराइल ग्रुप लग गया, जैसे कि देखो यहाँ पे एक ये आपका ये है CH3 CH2 CH3, ठीक है, यही वाला केस, तो आपको पता है भाई इसकी वैल्यू 0.9 है। अब ध्यान से देखो CH3 और यहाँ पे अगर आपने बेंजीन लगा दिया, अब आपको बताइए अराइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने का काम करेगा। इसकी वैल्यू 0.9 है और ये 1.5 से बढ़ा देता है, तो यहां पे इसका कितना हो जाएगा, यहां पे देखो 0.9 प्लस ये 1.5 से बढ़ा रहा है, तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल 2.4 के आसपास आ जाएगी। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 2.4 है, और नियर अबाउट 2.4 के आसपास ही वो आपको देखने को मिलेगी। लगभग आपका 2.3 या 2.2 के आसपास ये टॉल्यूइन का जो प्रोटॉन होता है ये यहाँ पे रेजोनेट करता है। अब ध्यान से देखिए, और ग्रुप भी समझ लेते हैं, और ग्रुप भी लिख लेते हैं। NH2 भी आपका क्या करता है, यहाँ पे 1.5 से बढ़ाता है, और जो आपके ये होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, यहाँ पे सल्फॉक्साइड बोला जाता है। सल्फॉक्साइड भी आपका यहाँ से क्या करेंगे, 1.5 से बढ़ाएंगे। अब कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो यहाँ पे क्या होंगे, 2 से बढ़ाएंगे। 2 से बढ़ाने वाले जो ग्रुप है उनकी यहाँ पे OH OR, ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, अगर आप इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, जैसे आपका एसीटेट लगा दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 से बढ़ाने लगे। जितने हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन्स जितने होंगे, इसमें ध्यान से देखिए आपका यहाँ पे हेलोजन्स में क्या आएगा, क्लोरीन ब्रोमीन आएगा, ठीक है, और आयोडीन भी यहाँ पे आपका देखने को मिलता है। और लास्ट में यहाँ पे आपका यहाँ पे सल्फॉक्साइड है, यहाँ पे इसके पास 2 O,
सल्फोन भी आपका यहाँ पे 2 से बढ़ाने वाला ग्रुप होता है। अब यहाँ पे ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं भाई तो 3 से बढ़ाते हैं, और ये 3 से बढ़ाने वाला ग्रुप क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं। देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले तो फ्लोरीन मोस्टली इलेक्ट्रोनिगेटिव, उसके अलावा नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नियर अबाउट क्या हो जाती है, यहाँ पे फ्लोरीन के बराबर हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपका क्या है, देखो एक मैं आपको और बता देता हूँ। हाँ, कभी भी ध्यान से देखो, ऑक्सीजन जैसे देखो यहाँ पे क्या था, नाइट्रोजन ये था, नाइट्रोजन के ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो वो क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे ना, तो ये क्या करता है, यहाँ पे 3 से बढ़ाता है। और इसके अलावा लास्ट चीज यहाँ पे एक और बताता हूँ, ऑक्सीजन और यहाँ पे ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लो तो अराइल ग्रुप, ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर फेंकना यहाँ पे स्टार्ट करेगा। तो ये भी आपका क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करने का काम करेगा। तो यहाँ पे ये भी क्या करता है, आपका 3 से बढ़ाता है। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखिए कभी भी ना आपका ये ध्यान से देखो, ये मैंने एक कंपाउंड लिखा CH3 CH2, यहाँ पे CO, यहाँ पे आपका O, ये आपका CH3, ये कंपाउंड लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसी का एक आइसोमर लिख देता हूं, यहां पे मैंने लिखा CH3 CO, यहां पे मैंने लिखा CH2, यहां पे मैंने लिखा CH3। अब ध्यान से देखिए भाई, यहां पे सबसे पहले इसका कितने पे आएगा, लगभग ये आपका 0.9 पे आना था, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। ये कितने पे आना था, यहाँ पे ये आना था 1.3 पे, ये कितने पे आना था, आपका 0.9 पे आना था, एज पर जो हमारा क्या था, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वाला था। अब उसके बाद देखो भाई, यहाँ पे ये CO से डायरेक्टली कनेक्टेड, और CO कितने से बढ़ा रहा है, यहाँ पे CO बढ़ाता है आपका 1.5 से। देखो CO आपका कितने से बढ़ाता है, अच्छा CO आपका 1 से बढ़ाता है, 1 से, ठीक है। तो आप इस यहाँ पे 1 से इसे ऐड कर दीजिए, +1 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2.3 के आसपास इसकी वैल्यू आपकी कहीं आएगी। ये लीजिए आपका डेल्टा ये रहा। इस केस में देखो, अब ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इफेक्ट, ये विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा यहाँ पे बढ़ के कितना हो जाएगा, नियर अबाउट 1.1 के आसपास, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंक्रीज तो आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहाँ पे ये देखो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, बट ये ऑक्सीजन किसका पार्ट है, देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पार्ट है। तो यहाँ पे ये कितने से बढ़ाएगा, इसको 3 से बढ़ाएगा, तो ये आपका 3.9 के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देखो, ये जो CH3 है इसका 1 होना चाहिए था, इसका CH2 का यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 0. सॉरी, ये 0.9, ये आपका 1.3, और ये आपका क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 0.9, ठीक है। अब ये डायरेक्टली CO से कनेक्टेड है, तो 1 से आप बढ़ा दोगे तो ये 1.9 हो जाएगा। ये यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे अच्छा रहने दो, ऑक्सीजन हटा दो ना। ये भी देखो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, CO से कनेक्टेड है, 1 हो गया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2.3 के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा। और ये देखो यार, यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत बढ़ेगा, 1.1 1.2 के आसपास आपको ये देखने को मिल जाएगा। आई होप इतनी क्लैरिटी आपको यहाँ पे आ गई होगी। आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि ये टेबल आपको पता हो भाई, कौन सा ग्रुप 1 से बढ़ा रहा है, कौन सा 2 से बढ़ा रहा है, ठीक है। आगे मैं ये चीज आपके साथ और डिटेल में अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। अब मैं आपको दूसरे फैक्टर की ओर लेके आ रहा हूं। अभी तक मतलब ना, दूसरे फैक्टर की ओर ले आने की ओर एक रीजन भी है। अभी तक हमने सिर्फ डिस्कस किया है यहाँ पे sp3 कार्बन, sp3, ठीक है। तो कुल मिला के एक पहले मैं आपको यहाँ पे एक वो बता देता हूं कि ध्यान से देखिए भाई, आपको कभी भी ना यहाँ पे डेल्टास की वैल्यू या केमिकल शिफ्ट की वैल्यू याद करनी है, तो बस आपको एक स्केल पता होना चाहिए, ये लीजिए, ठीक है। ये आपका 0 है, ये आपका 1, यहाँ पे 1 मान लो, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 11 हो गया, और इधर आपका 12 हो गया, ठीक है। इस तरीके से स्केल आपका चलता है। अब ध्यान से देखो, इस रीजन में 1 से लेके 2 के बीच में आपका कौन लाई करता है, जो हाइड्रोजन है ये आपका sp2 वाला है, sp3 वाला है, ठीक है। अब 2 से लेके 3 के बीच में कौन लाई करता है, कार्बन पे लगा हाइड्रोजन, बट ये आपका किसका होगा, sp का होगा,
ठीक है, फिर ध्यान से देखो 3 से लेके 4 या 4.5 तक आपको कौन लाई करता है यहाँ पे, OH। और जो NH के प्रोटॉन होते हैं ना वो क्या करते हैं, इस रीजन में यहाँ पे लाई करते हैं। NH का थोड़ा उधर की ओर लाई करता है 3 पॉइंट से लेके 3 मतलब 2.5 से लेके 3.5 तक, और जो आपका OH का है वो 3 से लेके 4.2 4.3 कई बार 4.5 तक ये चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखो जो अल्कीन है ना आपका, अल्कीन पे लगा हुआ ये देखो इस तरीके से, इस पे लगा जो ग्रुप होता है ये आपका कहां से 4 से लेके 6 के बीच में यहां पे रेजोनेट करता है। और ये रेजोनेट क्यों करता है ये अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, बेंजीन जो होता है आपका, अगेन देखो बेंजीन तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। ये लीजिए इसका जो प्रोटॉन होता है ना बेंजीन का, ये यहाँ पे 7.26 पे, यहाँ पे 7.26 पे यहाँ पे लाई करता है। तो इस पे अगर आप ग्रुप भी लगा दोगे, यहाँ पे G लगा दोगे, तो ये आपका 6.3 से लेके आपका कहां तक 8.7 तक आप बोल सकते हो। ये लीजिए ये जो रेंज है ये यहाँ पे आपकी बेंजीन की है। उसके बाद यहाँ पे एक यूनिक होता है 9 से लेके 10 के बीच में, या आप 8.5 से लेके 10 के बीच में बोल सकते हो। ये आपका कार्बन हाइड्रोजन, बट ये आपका एल्डिहाइड का है, ये आपको ध्यान रखना है। और 12 के आसपास आपका कौन रेजोनेट करता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन यहाँ पे रेजोनेट करता है। ये टेबल आपको मोटी मोटी यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखो इसमें कुछ खास था नहीं, ठीक है, ये भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ जब इन पे सब्स्टिट्यूएंट लगते हैं, पहले तो ये इफेक्ट समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको एक्सप्लेन किया जाता है एनुमेरिक इफेक्ट से। देखिए भाई ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है, इस पे यहाँ पे 4 प्रोटॉन लगे हैं इस तरीके से, ये लीजिए। और इसके ऊपर क्या है ना, ऊपर और नीचे क्या है, पाई डेंसिटी यहाँ पे तैर रही है इस तरीके से। ठीक है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड इस पे B0 लगाते हो इन जेड डायरेक्शन, तो इनमें क्या होता है ना, यहाँ पे इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट होता है। और इसे बोला जाता है यहाँ पे, मतलब पाई बॉन्ड का करंट बोला जाता है। क्योंकि आपको पता है भाई जब कोई इलेक्ट्रॉन ना ऐसे मोशन में होता है या कोई भी चार्ज मोशन में होता है, तो वहां पे उसमें क्या आता है, मैग्नेटिज्म आ जाता है। ठीक है, तो ये लीजिए वही फिनोमिना है। और ये जो मैग्नेटिज्म आता है ये क्या होता है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन में आपका B0 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो एक चीज समझना, यहां पे एक तो ये sp2 सेंटर के ऊपर है। ठीक है, तो यहां पे 1.7 से तो ये ऊपर आना ही चाहिए था। साथ में ध्यान से देखो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आप इसे दे रहे हो, ये प्लस ये इस पाई बॉन्ड की डेंसिटी की वजह से जो करंट जनरेट हो रहा है वो भी सेम डायरेक्शन में, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो भी सेम डायरेक्शन में। तो ये जो प्रोटॉन है ना, ये जो बाहर की ओर प्रोटॉन है, ये क्या करते हैं यहाँ पे, जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगा है और यहाँ पे एड ऑन वाला मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील करते हैं, इसलिए इनकी स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। और यहाँ पे क्या है भाई, इनका जो डेल्टा होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। डेल्टा क्या होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। अब यहाँ पे कमाल की चीज देखो, जो ये वाला रीजन है, जो ये वाला रीजन है ना जनाब, ये वाला और ये वाला, इस रीजन में आप एक चीज तो देख रहे होगे कि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को, और ये इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे करंट क्या है आपका, कन्वर्ज होके नीचे को आ रहा है। ये लीजिए नीचे को आ रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। तो अगर कभी इस पे लग के आपका सब्स्टिट्यूएंट कुछ यहाँ पे आ गया ना, देखो इस तरीके से, ठीक है, जैसे सपोज करो कोई कंपाउंड इस तरीके से आपको दिख गया, ठीक है, इस तरीके से सपोज करो कभी कोई कंपाउंड आपको दिखा, तो इसके ऊपर लाई करने वाला जो सिस्टम होगा यहाँ पे जो ये प्रोटॉन होंगे ये क्या करेंगे भाई, अपनी यहाँ पे देखो इनका यहाँ पे डेल्टा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो भी बहुत ज्यादा कम। जैसे यहाँ पे अचानक से बहुत बढ़ गया ना, ये लगभग 1.7 से थोड़ा ज्यादा होता है, 2.2 2.3 के आसपास आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन ये हो कितना गया आपका, 4 से लेके 6 की रेंज में चला गया। ये इतना ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे जो जनरेट होने, जो रिंग करंट बोल लो, या जो इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो करंट जनरेट हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे इस वजह से क्या होता है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फील करते हैं और यहाँ पे इनका डेल्टा वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी, क्योंकि इसकी वजह से इनका डेल्टा क्या हो जाता है, इतने से सीधे इनहांस होके कहाँ चला जाता है, यहाँ इस रेंज में यहाँ पे चला जाता है। तो सेम फैक्टर यहाँ पे डिक्रीजमेंट में भी आएगा। ये कई बार आपका क्या होता है 0.5 और कई बार निगेटिव में चले जाते हैं। ठीक है, कई बार जो sp3 सेंटर के है ना, ये तो निगेटिव में भी चले जाते हैं। केस अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब ध्यान से देखो, इसके बाद
सेम फैक्टर सेम फिनोमिना आपका किसके साथ होता है, बेंजीन के साथ होता है। देखो बेंजीन में तो यहाँ पे क्या होता है आपका रिंग, मतलब इस तरीके से लगातार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही होती है। इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमेगी, मैग्नेटिक फील्ड आप एक्सटर्नल लगाओगे तो यहाँ पे भी सेम वही करंट आएगा। ये लीजिए, और ये सिर्फ दो डायरेक्शन में नहीं आएगा, ये जैसे बेंजीन है ना, ये देखो मेरा हाथ बेंजीन है, तो ऐसे भी आ रहा है ऐसे भी आ रहा है, मतलब चारों डायरेक्शन में। एक आप इस तरीके से वो समझ सकते हो कि एक फव्वारा टाइप का पूरा बन रहा है। तो बाहर की ओर, जो यहाँ से बाहर की ओर निकल रहे हैं वो तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेम डायरेक्शन वाला, मतलब इसके साथ एड ऑन होने वाला करंट यहाँ पे फील करेंगे, जिसकी वजह से इनका डेल्टा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बेंजीन और जो आपका यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होता है, ओलिफिन्स होते हैं, उनका इतना ज्यादा क्यों यहाँ पे होता है, ये आई थिंक आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका क्या था, देखो यहाँ पे तो सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का था, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, रिंग करंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। इसकी वजह से इनका डेल्टा वैल्यू क्या हो गया, मतलब इनसे भी ज्यादा यहाँ पे हो गया। इसलिए बेंजीन का जो डेल्टा होता है वो 7.2 के आसपास आता है। ठीक है, इसके बाद देखो अगर यहीं पे आप सेम कंपेयर करोगे, देखो ये भी तो आपका एल्डिहाइड, ये लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, ये सबसे पहले तो आप ना इसको थोड़ा सा इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो। आर एच, ये ऐसे कार्बन पे लगे हैं जिसपे आपका 2 ऑक्सीजन है, फैंटम एटम। ठीक है, आपने पाई बॉन्ड में फैंटम एटम पढ़ा होगा, अगर नहीं मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री में आपने फैंटम एटम पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आरएस नोमेनक्लेचर का एक लेक्चर इसमें डाल दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपको फैंटम एटम पता चल जाएगा। तो देखो मतलब देखो 2 बॉन्ड को आप यहाँ पे 2 ऑक्सीजन की तरह ऐसे दिखा सकते हो। अब देखो एक ऑक्सीजन कितने से बढ़ा रहा था, 2.5 से बढ़ा रहा था ऑलमोस्ट। ठीक है, या 2 से बढ़ा रहा था, जितने से भी बढ़ा रहा था। तो इस प्रोटॉन का आपका कितने पे आ जाना चाहिए था, यहाँ पे 0.9 में अगर आप यहाँ पे 4 जोड़ दोगे तो नियर अबाउट 5 के आसपास आना चाहिए था। और इस रिंग करंट की वजह से यहाँ पे ये फिर से इंक्रीज होगा, तो नियर अबाउट ये क्या होता है आपका 8.5 से लेके 10 के बीच में जाने लगता है। क्योंकि देखो इसका यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट वाला फैक्टर, जो एक्स वाला फैक्टर था वो यहाँ पे ऐड होगा, उसके अलावा साथ में यहाँ पे एनोमरिक इफेक्ट भी लगेगा, जिसकी वजह से इसका डेल्टा वैल्यू आपका कितना आता है, नियर अबाउट 8.5 से लेके 10 के बीच में यहाँ पे रेजोनेट करता है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा, और यहाँ पे एक मेरे को अल्काइन का भी आपको बताना है। देखो अल्काइन में क्या होता है ना आपका, ये लीजिए, ये हाइड्रोजन है, इसका मैंने क्या बोला भाई, यहाँ पे 2 से लेके 3 के आसपास आता है। ये इतना कम क्यों है, जबकि यहाँ पे तो 2 पाई बॉन्ड है। ध्यान से देखिए, अभी तक क्या था ना आपका, एक मतलब यहाँ पे मतलब ये ऐसे था आपका पाई बॉन्ड। ठीक है, तो रिंग करंट आपका ऐसे जनरेट हुआ पूरा ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से आपका रिंग करंट जनरेट होता। अब क्या है, एक पाई बॉन्ड आपका ऐसा है, दूसरा पाई बॉन्ड आपका ऐसा है। ठीक है, तो कुल मिला के देखो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक सिलेंडर सा आपका चारों ओर बन गया है। ठीक है, इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक सिलेंडर बन गया है। तो इसमें क्या होता है ना, अब देखो एम्प्टी स्पेस, अगर सिलेंडर कुछ ऐसे बन रखा है, देखो ऐसे बन रखा है, तो एम्प्टी स्पेस ये बना, तो इसमें जो एनोमरिक इफेक्ट होता है वो कुछ इस तरीके से, अभी तक परपेंडिकुलर जा रहा था इस तरीके से। ठीक है, जो आपका सिग्मा स्कैफोल्ड था उसके क्या था, परपेंडिकुलर हो रहा था इस तरीके से, लेकिन अब क्या हो जाएगा, उसके पैरेलल निकल के आएगा। यानी कि देखिए ये आपका यहाँ पे क्या बना इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दौड़ने लगता है। ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे इसका एडिशन एलिमिनेशन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये क्या है, देखो ये यहाँ पे जस्ट पी नॉट आपका ऐसे ऊपर की ओर लगा है, और ये आपका कहाँ जा रहा है, देखो इस तरीके से परपेंडिकुलर वे में जा रहा है। तो इसका ज्यादा यहाँ पे ना तो एडिशन होता है, ना यहाँ पे ये कम करता है, ना ज्यादा बढ़ाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी को ना, ये जो इफेक्ट है इसे बोला जाता है एनोमरिक इफेक्ट। और इसमें जो ये कोन बनता है, इसमें देखो ये एक, इसे बोल दिया जाता है ये कोन है, या इसे बोल दिया जाता है जनाब ये क्या है आपका एक कोन है। ठीक है, तो ये क्या आपका सील्डेड कोन है, इसके जो बाहर आएंगे उनकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, केमिकल शिफ्ट वैल्यू बढ़ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आपका क्या बना, एक कोन बना, इस कोन के अंदर आपके जितने आएंगे वो निगेटिव वाले में आ गए, इस कोन के अंदर आपके जितना आए वो निगेटिव यानी कि अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गए, तो इनकी डेल्टा वैल्यू कम हो जाएगी। और जो इसके बाहर बाहर आएंगे उनका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो मतलब एडिशन वाले में ये अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में आ जाएंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाले में आ जाएंगे, तो इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। आई होप इतना आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब मैं थोड़ा आपको और आगे की ओर लेके चलता हूँ। ठीक है, हाँ, अब देखो भाई,
अगर आप इतना समझ गए हो ना, अब यहीं पे थोड़ा सा रेजोनेंस का इफेक्ट देखते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट का। ठीक है, देखिए एक कंपाउंड में आपके सामने ये लिखता हूं, थोड़ा अच्छे से चलो ऐसे ही कर लेते हैं, OMe। ठीक है, ये लीजिए, यहां पे आपके सामने मैंने क्या लिख दिया, एक प्रोटॉन ये है, ठीक है, एक प्रोटॉन CH3 ये है, ठीक है, इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको मैं B बोल देता हूँ, इसको मैं C बोल देता हूँ, HC, ठीक है, इसको मैं HD बोल देता हूँ। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही आएगा, बताओ जनाब किसका यहाँ पे मतलब डेल्टा A, डेल्टा B, डेल्टा C और डेल्टा D का ऑर्डर यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए। तो आप कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको पता है भाई इसका नियर अबाउट कितना था, आपका नियर अबाउट 0.9 के आसपास था, ठीक है, और इसका नियर अबाउट आपका क्या था, 0.9 के आसपास था। इसका 4 पॉइंट मतलब 4 से 6 के बीच में 5 मान लो, 5 मान लीजिए, ये लीजिए, और इसका भी 5 मान लीजिए, ठीक है, मिड वाला मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे है क्या, इस पे लगा है जनाब CO, मतलब डायरेक्टली O, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे 3 से इंक्रीज कर देगा, तो या तो आपका 3.9 के आसपास आ गया, और यहाँ पे अल्कीन लगी है, अल्कीन बढ़ाती है 1 से, तो ये हो गया आपका 2.9। तो ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका क्या है, जो डेल्टा B है वो क्या है, डेल्टा D से तो यहाँ पे छोटा है, ठीक है। अब और ये भी क्लियर हो गया कि जो डेल्टा D है वो यहाँ पे डेल्टा A और डेल्टा C से क्या होगा, छोटा होगा। इतना आपको क्लैरिटी आ गया। अब डेल्टा A और डेल्टा C में आपको लगाना है यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट। आपको पता है भाई ये पाई बॉन्ड है, ये यहाँ से आगे जाएगा, ये यहाँ से आगे जाएगा, तो आपकी रेजोनेटिंग जो फॉर्म बनेगी यहाँ पे HCH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज O-, यहाँ पे OMe, और यहाँ पे आपका H, ये आपका HA है, ये आपका HC है। आपको पता है अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं पे आ गया तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस न्यूक्लियस की ओर से आप खींचने लगेगा, वो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ये ज्यादा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी शील्डेड हो जाएगा, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली, तो बाहर अगर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या पहुंचेगा, पूरा पूरा पहुंचेगा, और इसका ऑब्वियसली डेल्टा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे से आप क्या बोलोगे, इसको हटाओगे, हमें बोलोगे हमें क्लैरिटी आ गई डेल्टा C, देन आपका यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा A का सबसे ज्यादा हो गया। तो ये चीज आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आई होगी, ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पे OCH3, ठीक है, ये लीजिए, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CH3, ये लो हाइड्रोजन, ये लो हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो इस केस में भी वही सेम चीज, A, B, C और D। तो ये तो आप जानते हो भाई, देखो ये 0.9 वाला है, ये भी आपका 0.9 वाला है, ये आपका देखो ये आपका है लगभग 5 वाला, ये भी आपका क्या है 5 वाला, ठीक है। अब यहां पे देखो इसमें 0.9 में आपका कितना जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, इसमें ऑक्सीजन है और उधर देखो पाई बॉन्ड है आपका, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो लगभग ये भी आपका क्या करेगा, ऑलमोस्ट 3 से यहाँ पे इंक्रीज कर देगा, या 2.5 से यहाँ पे इंक्रीज कर देगा, ठीक है। बेंजीन वाला जो होता है वो 3 से इंक्रीज करता है, और जब यहाँ पे बेंजीन की जगह पाई बॉन्ड लगता है तो एक नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड होना तो वो 2.5 से इंक्रीज करता है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 3.4 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब ध्यान से देखो ये दोनों 5-5 वाले हैं, तो यहां से ये तो क्लियर हो गया, A सबसे कम है, देन D है, देन यहां पे आपका क्या आ गया, B आ गया, और यहां पे अच्छा B और C में एक बार कंपेयर करते हैं। अब ध्यान से देखो भाई B में इस बार क्या हो रहा है ना, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे की ओर पंप कर रहा है, देखो यहाँ से देगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे आपका डेल्टा निगेटिव आ रहा है। अब अगर निगेटिव आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इस सेंटर पे आ जाएगी तो वो इस प्रोटॉन को भी थोड़ा बहुत देगी यहाँ पे, और प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहले बाहर के इलेक्ट्रॉन फील करेंगे, और अंदर तक प्रोटॉन तक क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन के न्यूक्लियाई तक क्या होगा, यहाँ पे आपका या हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई तक आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम पहुंचेगा, तो इसका डेल्टा वैल्यू भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। इसका मतलब B, और लास्ट में आपका क्या हो गया यहाँ पे सबसे ज्यादा C हो गया। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आई होगी, बस आपको यही चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी। अब देखो एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं कि देखो भाई हमें यहाँ पे ये पता लग गया कि देखो ये आपका ये रहा, ठीक है। तो आप ये मान लो कि यार ये 5 के आसपास है, तो ये थोड़ा बहुत 5 से मतलब B का कम है, तो ये सपोज करो आपका 4.8 के आसपास आ गया, ऐसा आप समझ लीजिए। तो अब देखो जब आप NMR में देखोगे आपको
यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको दिखेगा यहाँ पे इस HD का एक सिग्नल जो 3.4 पे आ रहा, और ये क्या आपका 2.9 पे, 1.9 पे, ठीक है। नियर अबाउट दो, एक दो, दो पे आपको एक सिग्नल आपको ऐसा देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका फिर कितने पे, 3.4 पे है, 3 4, 3.4 पे आपको एक सिग्नल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखो आपका 4.5 के आसपास, आप समझ लीजिए ये हो गया 5, तो यहाँ पे आपको एक सिग्नल देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आपका कितने पे आ गया, 5 पे आ गया, तो एक सिग्नल आपको नियर अबाउट यहाँ पे देखने को मिल गया। आप कुछ ऐसा NMR स्पेक्ट्रा यहाँ पे एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन होता क्या है ना, देखो ये पोजीशन तो आपकी बिल्कुल सही है, ये पोजीशन सही है बिल्कुल, ठीक है, इसमें कोई दोहराई है ही नहीं। लेकिन स्पेक्ट्रा एक्चुअल में आपको इस तरीके का स्ट्रेट स्पेक्ट्रा, मतलब इतना क्लीन स्पेक्ट्रा आपको कभी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज होती है भाई। देखो मैंने आपसे क्या बोला कि देखो जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, ये सारे के सारे न्यूक्लियस क्या है, आपस में मैग्नेट की तरह, टाइनी टाइनी मैग्नेट की तरह यहाँ पे बिहेव करने लगते हैं। और मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं तो कुछ क्या होता है, अप स्पिन में कुछ अप स्पिन में आ जाते हैं, कुछ डाउन स्पिन में आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, आप देखो अगर ये टिनी मैग्नेट है और देखो इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो आपस में इनका भी तो इंटरेक्शन होगा। और अब नोट कर लीजिए अगला टॉपिक, इसी को बोला जाता है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल, या इसी को आप बोल सकते हो स्प्लिटिंग ऑफ अ सिग्नल। इसे बोला जाता है स्प्लिटिंग ऑफ अ सिग्नल। अब देखिए, या और करके एक और डाल दो, इसी को बोला जाता है कपलिंग ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे यहाँ कपल करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सिग्नल क्या होता है, स्प्लिट होता है। अब ध्यान से देखिए भाई, अगर कभी भी ना, सपोज करो आपका एक सिंपल सा कंपाउंड लेता हूं, CH, यहाँ पे CH3 है, ये आपका CH3 है, CH3 है, ये आपका CH3 है, ठीक है, ये लीजिए। अब यहाँ पे, या इससे भी सिंपल एक ले लेते हैं, पहले ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, CH3, ये लीजिए CH2, यहाँ पे ये लो CH2, यहाँ पे ये लीजिए CH3, ठीक है। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, क्यों करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, आपको क्या लग रहा है भाई, इसका यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.9 में, 0.9 पे इसका आ रहा है, और 1.3 या 1.4 पे इसका आ रहा है, ठीक है। और आपको पता है इसका भी कितने पे आएगा, 1.4 पे आएगा, क्योंकि ये दोनों तो आइडेंटिकल है, देखो POS है, तो इन दोनों का क्या आएगा, एक ही सिग्नल आएगा, और इसका और इसका कितना क्या आएगा, एक ही यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये दोनों ए टाइप के होगी, ये दोनों बी टाइप के होगी। तो आपको कुल मिला के NMR में कुछ इस तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशन होंगी। एक आपको दिखेगा यहाँ पे 1 पे 1, ये हो गया आपका 1.5 के आसपास, ये लीजिए, और एक आपका ये आ गया ऐसे, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ऐसा होएगा नहीं, होगा क्या, यहाँ पे देखिए, इसका देखिए जो सिग्नल आएगा, ये देखिए, ये जो सिग्नल आया ना आपका, ये क्या करेगा, आगे स्प्लिट होगा। कैसे, ये कपल करेगा अपने जैसी जो, अपने देखिए कभी भी जो कपलिंग होती है ना, वो खुद के साथ नहीं होती, वो क्या होती है, अदर न्यूक्लियाई के साथ होती है। तो यहाँ पे के तीन प्रोटॉन एक जैसे हैं, तो खुद के साथ कपल नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, अपने साइड में जो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई है, इनके साथ यहाँ पे कपल करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो कपलिंग, अब देखो ये सिग्नल यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिट होगा। अब ये कितने नंबर में स्प्लिट होगा, ये 5 में स्प्लिट होगा, 4 में स्प्लिट होगा, 3 में स्प्लिट होगा। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, स्प्लिटिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2ni + 1, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगता है यहाँ पे, कि देखिए ये n तो क्या है आपका, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, ये है आपका स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, ये लीजिए, ये क्या आपका स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई है। अब ध्यान से देखो, इस केस में अगर आप देखोगे ना, आपको सबसे पहले देखो इसका सिग्नल आएगा, ये लीजिए सिग्नल आ गया।
अब ये किसके साथ कपल करने आ रहा है, इन दो प्रोटॉन के साथ यहाँ पे कपल करने आ रहा है। तो कितना नंबर है यहाँ पे प्रोटॉन्स का, 2 नंबर है, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 इंटू 2। और प्रोटॉन की आई वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, मैंने आपको पहले ही लिखा रखा है, तो हाफ प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखो ये कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा, पहला क्वेश्चन तो ये था कि कितने नंबर में स्प्लिट होगा, तो हमने क्या बोला भाई, नंबर ऑफ पीक्स को बताने का तरीका क्या है, 2ni प्लस 1 है। अगर आई वैल्यू किसी न्यूक्लियाई की हाफ होती है ना, जैसे कि आपका प्रोटॉन है, फ्लोरीन है, तो उस केस में फॉर्मूला सिंप्लीफाई होता है, आई की वैल्यू हाफ रखोगे तो उस केस में ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई होकर आपका क्या होता है, n प्लस 1 क्या हो जाता है आपका यहाँ पे स्प्लिटिंग पैटर्न हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तो आपका क्या निकल के आ गया, नंबर ऑफ मतलब वो पीक्स कितनी आएंगी, नंबर ऑफ या कितने नंबर में वो आपका स्प्लिट होगा एक सिग्नल, ये आपको यहाँ पे क्लैरिटी आ गई होगी। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है ना कि देखो यार, ये जो जैसे यही कंपाउंड है, जैसे यही कंपाउंड है, यहाँ पे आपने CH3 लिखा, यहाँ पे CH2 लिखा, यहाँ पे CH2 लिखा, यहाँ पे CH3 लिखा। ठीक है, आपने बोला इसका ये आया एक सिग्नल, ये सिग्नल फर्दर क्या हुआ, इन तीनों के साथ यहाँ पे इन दोनों के साथ कपल हुआ, तो 2 थे तो 2 + 1 3 में ये स्प्लिट हो गया। अब ये जो पैटर्न है ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जो ये सिग्नल स्प्लिट हुआ 1:1:1 में दिखेगा, या ये 1:2:1 में दिखेगा, या ये आपका 1:5 मतलब रेशियो क्या रहेगा इनका, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इनका रेशियो आपको कैसे निकालना है। तो अभी मैं पहले रेशियो आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो भाई, जो हाफ न्यूक्लियाई होते हैं ना, मतलब देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल आपको याद रखने, I = हाफ जिस भी न्यूक्लियाई का होगा तो वो क्या करता है भाई, देखो एक सिग्नल आपका ये है 1, तो अगर ये इसको डबलेट में स्प्लिट करेगा, मतलब 2 में स्प्लिट करेगा, तो यहाँ पे 1:1 में यहाँ पे से स्प्लिट कर देगा। अब इससे आगे अगर 3 में स्प्लिट करेगा तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है इस तरीके से, ये लीजिए, और यहाँ पे इन दोनों का एडिशन हो गया 2, इधर कॉर्नर पे 1 और 1 आ जाएगा, तो ये लीजिए, अगर कहीं पे भी 3 सिग्नल में ना 3 पीक्स में अगर स्प्लिट करता तो वो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:1 हो जाएगा। तो देखिए एक सिग्नल था आपका, अगर ये डबलेट में यानी कि 2 में स्प्लिट होगा तो रेशियो क्या रहेगा, 1:1 रहेगा। अगर 3 में स्प्लिट होगा तो ये 1:2:1 होगा। अब इससे आगे की कहानी डिस्कस करते हैं। देखो इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे 3 हो गया, और इधर आपका 1 आ गया, इधर आपका 1 आ गया। तो अब कितना हो गया, 4 में अगर स्प्लिट कर देगा 1:3:3:1, तो ये स्प्लिटिंग या ये पैटर्न आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर इसके बाद देखो अगर 5 में होगा तो देखो सबसे पहले सेंट्रल वाले जोड़ लो, 3 3 6, 3 और 1 4, और यहाँ पे ये 1 इधर आ गया, जस्ट जो इधर है वही इधर आएगा, 3 और 1 4, और यहाँ पे आपका 1 आ गया, ये लो। तो जो अगला आपका आएगा ये 5 वाला, ये कुछ आपको ऐसे दिखेगा, एक, ये लीजिए कुछ इस तरीके से, इसका इंटेंसिटी रेशियो क्या हो गया, 1:4:6:4 हो जाएगा। इसके बाद फर्दर अगर आपको करना है तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लो, क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड कर लो, क्या हो गया यहाँ पे 5 हो गया, फिर ये आपका टर्मिनल पे आ गया 1, फिर उसके बाद देखो ये कितना हो गया आपका 6 4 10, फिर इधर आपका 5 हो गया, फिर ये आपका 1 हो गया। तो अगला आपका 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्नल अगर आपको कहीं पे दिखेंगे, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसका इंटेंसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, 1:5:10:10:5:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, ये कब होगा आपका, ये ट्रायंगल आपका कब फॉलो होगा, जब आपका I = हाफ होगा, इसे बोला जाता है पास्कल्स ट्रायंगल। अब देखो भाई एक और न्यूक्लियाई होता है आपका, वैसे तो देखो स्पिन आपके कई तरीके के हो सकते हैं, 3/2 हो सकता है, 4/2 हो सकता है, ठीक है 3 हो सकता है, लेकिन आपको I = 1, ये भी थोड़ा सा स्पेशल न्यूक्लियाई है, इसलिए इनका भी आपको पता होना चाहिए।
आई इक्वल टू 1 में जो इंटेंसिटी रेशियो होता है ना, सबसे पहले देखो आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, 2ni प्लस 1। तो ओहो, ठीक है, आई की वैल्यू अगर आप 1 लिख दोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2n प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, अगर यहाँ पे आपका ना कभी भी एक सिग्नल आता है, ठीक है, एक सिग्नल किसी भी न्यूक्लियाई का आया, जैसे सपोज करो ये हाइड्रोजन का आपका क्या है, एक न्यूक्लियर कोई मॉलिक्यूल है HD टाइप का, जैसे आप H2 पढ़ते हो ना, H2, तो वैसे ही एक हाइड्रोजन को मैंने ड्यूटीरियम से रिप्लेस कर दिया। अब इस हाइड्रोजन का तो क्या आएगा, प्रोटॉन NMR में सिग्नल आएगा। ठीक है, ये लीजिए एक है तो इसका एक सिग्नल आ गया। अब ये क्या करेगा, इस ड्यूटीरियम के साथ यहाँ पे कपल करेगा। ठीक है, ड्यूटीरियम की आई वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रख दिया, तो और यहाँ पे एक ही ड्यूटीरियम है तो आप क्या बोलोगे, 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो गया, 3 सिग्नल्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये 3 में स्प्लिट होगा, 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 1 मतलब 3 में जब स्प्लिट होगा तो आपको 1 1 1 लिख देना, ये लीजिए 1:1:1। अब इसके बाद देखो, इसके बाद ये फर्दर क्या होगा, यहाँ पे स्प्लिट होगा, और जब ये फर्दर स्प्लिट होगा तो यहाँ पे अब जो रेशियो आता है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटर वाली टर्म लिखनी है, इन तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 1 1 1 3 हो गया। ठीक है, ये लीजिए। फिर आपको क्या करना है, अब देखो, अब आपको साइड को जाते रहना है। कब तक जाते रहोगे, अब देखो यहाँ पे सिर्फ 2 रह गई, तो यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, क्योंकि इधर है ही नहीं ना कुछ। फिर उसके बाद लास्ट में आपका ये टर्मिनल का 1 तो यहाँ पे उतर के आ ही जाएगा, ये लीजिए। आई थिंक ये रेशियो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखो आगे जाओगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये सेंटर के 3 टर्म जोड़ोगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 2 5 और 2 7, 7 आ गया। ठीक है, फिर आप क्या बोलोगे कि देखो यार इधर अब ये 3 हो गया, अब आपको ये 3 यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है, ये लो, कितना हो गया भाई, यहाँ पे 3 2 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, फिर आप क्या बोलोगे, ये भी हो गया। अब इसके बाद आपको ये दोनों, क्योंकि इधर तीसरा है ही नहीं, तो 2 और 1 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इसके बाद ये 1 है तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये लो। तो 1:3:6:7 फिर उसके बाद सब सेम ही रहेगा। ये देखो 3 और 1 6, फिर आपका 2 और 1 3, फिर आपका ये 1। ठीक है, इसके बाद अगर आपको फर्दर नीचे आना है तो अगेन सेंटर के 3 टर्म आप जोड़ोगे, 7 6 13, 13 और 6 19। ठीक है, फिर आप ये 3 टर्म जोड़ लो, कितना हो गया, 7 6 13 और 3 16। फिर आप ये 3 टर्म जोड़ लो, 6 3 9 और 1 10। फिर आप ये 2 टर्म जोड़ लो, 3 और 1 4, और लास्ट में आपका 1 आ जाएगा। इधर की ओर भी सेम वही चलेगा, 16 16। फिर आपका देखो ये कवर हो गया, अब ये लेना आपको, 6 3 9 और 1 10, फिर आपका 3 और 1 4 आ गया, और लास्ट में आपका 1 आ गया। तो ये आपका इंटेंसिटी रेशियो आ जाएगा। अगर सपोज करो आपके यहाँ पे देखो कितने में स्प्लिट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 में अगर कहीं पे स्प्लिटिंग हो, यहाँ पे तो आपको पता है भाई, देखो ट्रिपलेट आ रहा है, आपका ट्रिपलेट आ रहा है, तो उसका इंटेंसिटी रेशियो 1:1:1 हो गया। ठीक है, ये 3 वाला हो गया। अगर कहीं पे सपोज करो, अगर आपका स्प्लिटिंग, अगर कहीं पे अगर आपके 2 ड्यूटीरियम आ गए, सपोज करो 2 ड्यूटीरियम आ गए, तो वो 5 सिग्नल में स्प्लिट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो वहां पे इंटेंसिटी रेशियो क्या रहेगा, 1:2:3:2:1। ठीक है, कहीं पे अगर 3 ड्यूटीरियम आ गए तो 7 में स्प्लिट करेंगे, तो ये रहा आपका इंटेंसिटी रेशियो। अगर कहीं पे 4 आ गए तो दिस इज योर इंटेंसिटी रेशियो। तो ऐसे ही क्या होता है ना आपका ये। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो पास्कल्स ट्रायंगल है वो आपका वैलिड है सिर्फ किसके लिए, वो आपका वैलिड है I = ½ के लिए, और जो ये दूसरा ट्रायंगल मैंने आपको बताया ये सिर्फ वैलिड है I = 1 के लिए। ठीक है, इसके अलावा बाकी हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, आगे मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। अब देखो भाई, अगर आप इतना यहाँ पे समझ चुके हो तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो भाई, अब ये जो कंपाउंड है इसमें यहाँ पे इसका जो सिग्नल था वो क्या हुआ, यहाँ पे इन 2 की वजह से यहाँ पे 3 सिग्नल में टूट गया, और ट्रिपलेट की जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, 1:2:1। और यहाँ पे इसका जो सिग्नल आ रहा है, ये लीजिए, ये क्या करेगा ना, यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, ये इनके साथ कपल करेगा, ये इसके साथ कपल करेगा। नंबर में 3 है तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्वाड्रेट आ जाएगा, यानी कि 4 में आ जाएगा। 1:3:3:4 में ये आपको देखने को मिलेगा, 3:3:4। ठीक, सॉरी 3:1। अब देखो इसका सिग्नल आपको नियर अबाउट 1.4 पे दिख रहा था, और ये आपका 0.9 पे था। तो जहां पे देखो
0.9 और 1.4। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हमारी पहले क्या थी, कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलने वाला था, मतलब एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी नंबर ऑफ सिग्नल के बेसिस पे। लेकिन सिग्नल कभी भी आपको ना प्योर ऐसे नहीं दिखता है। ये क्या होगा, 1.4 वाला आपका क्या होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये लीजिए, ठीक है। सॉरी यार, 4 क्यों लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और 0.9 पे जो आपका आएगा वो आएगा, ये लीजिए। अब ध्यान से देखो, कभी भी अगर आपका दो में कोई सिग्नल स्प्लिट होता है ना, तो उसे बोला जाता है डबलेट। तो ये जो मैं टर्म लिख रहा हूं, डबलेट, ट्रिपलेट, ठीक है, क्वार्टरेट, क्विंटेट, सेप्टेड, हेप्टेड, मतलब सेप्टेड, ऑक्टेट, ये जो टर्म होते हैं इन्हीं को बोला जाता है मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर कहीं पे दो में अगर आपका टर्म स्प्लिट होता तो उसे बोला जाता है डबलेट, ठीक है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अगर 3 पे होगा तो उसे बोलेंगे ट्रिपलेट, उसे रिप्रेजेंट करते हैं टी से। अगर कहीं पे 4 पे होगा तो उसे बोलते हैं क्वार्टेट, उसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। कहीं पे 5 से होगा तो उसे बोलते हैं क्विंटेट, क्विंटेट, इसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू एन से। ठीक है, कई जगह क्यू यू आई एन से भी करते हैं, पूरा लिखते हैं क्विंटेड। ठीक है, जब क्विंटेड आता है तो उस केस में पूरा क्विंटेड भी लिखता है, क्यू एन से भी करते हैं। फिर 6 वाला आपका क्या होता है भाई, यहाँ पे हेक्सेन, हेक्सेड बोला जाता है उसे। ठीक है, 7 वाले को बोला जाता है सेप्टेड, 8 वाले को बोला जाता है ऑक्टेट। ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो यहीं तक है, इसके बाद की कहानी तो फिर आपकी मल्टीप्लेट बोल दिया जाता है उन्हें कंबाइंडली, क्योंकि वो उतना क्लीन तरीके से आपको कई बार देखने को नहीं मिलता है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यहां पे आप इतना तो समझ गए हो, इसमें एक और कमाल की बात है। वो कमाल की बात क्या है ना, देखो हमने यहां पे क्या बोला कि भाई देखो ये इससे कपल किया, तो ये जो स्प्लिटिंग है ना, सपोज करो यहां पे ये अगर 5 हर्ट्ज की इसने की, तो यहां पे ये भी कितनी होगी, 5 हर्ट्ज की होगी। तो जो सिग्नल, या अगर आप पीपीएम में बोल देते हो, सपोज करो पीपीएम में ये आपका 0.1 पीपीएम था, तो ये भी आपका कितना होगा, 0.1 ही होगा। तो जो सिग्नल आपका 4.5 पे आने वाला था, जो सॉरी जो सिग्नल आपका 0.1 ना 0.9 पे आने वाला था, वो कहां पे आएगा, आप देखो 0.9 से आप क्या बोलोगे, एक सिग्नल तो आपका देखो 0.9 पे जो आने वाला था सिग्नल ये रहा, ये सिग्नल आपका देखो कहां पे, 0.9 पे ही है। तो ये सेंट्रल वाली लाइन आपकी कहां पे आएगी, 0.9 पे ही आएगी। लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, 0.9 ऐड हो जाएगा 1, और ये 0.9 से कम हो जाएगा 1 से 0.8। ठीक है, इसकी मैंने यहां पे हेल्प ली। अब देखो इसमें और कमाल की बात आपको बताता हूं, जितना ये इससे कपल करेगा, सेम वैल्यू से ये भी क्या करेगा, उससे कपल करेगा। यानी कि यहां पे 0.1 था, तो ये गैप आपका 0.1 होगा, ये भी आपका 0.1 होगा, ये भी आपका 0.1 होगा। तो यहां पे ध्यान से देखो, इनिशियली जो सिग्नल आपका यहां पे आने वाला था, कहां पे, 1.4 पे, ये 1.4 पे हमने बोला था, लेकिन ये 1.4 पे ना आके आप क्या होगा, देखो ये 0.1 और 0.1 को दो हाफ, इक्वल हाफ में यहाँ पे डिवाइड कर दो, ये 0.05 हो गया, ये 0.05 हो गया। ठीक है, 0.5। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि 1.4 में से इधर देखो, जब जो इधर जाएगा ये कितने पे आ जाएगा, 1.4 में से आप क्या बोलोगे, 0.05 को घटाओ, यहाँ पे 1.04 में से आप क्या बोलोगे, ये भी घटेगा और ये भी घटेगा, यानी कि -0.15 आप यहां पे घटाओगे। और सेम चीज यहां पे हो जाएगी 1.4 में। अब देखो आप यहां से इधर राइट साइड में आ गए, तो ये क्या हो गया, यहां पे ऐड हो गया, 0.05 यहां पे ऐड हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, यहां पे 1.4 में 0.05 प्लस 0.1, यानी कि 1.4 में क्या होगा, यहाँ पे ये 0.15 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे जो पैटर्न है आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि आपको ये बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं जाना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जितने से ये इससे कपल कर रहा है, उतने से ही ये क्या करेगा, इससे यहाँ पे कपल करेगा, और इसी को बोला जाता है कपलिंग। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है ना, ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूं, इसको एक नाम दिया जाता है, यहाँ पे इसे नाम दिया जाता है कपलिंग
कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट इसे बोल दिया जाता है। अब देखो भाई थोड़ा सा आगे की ओर लेके चलता हूं मैं आपको। कुछ आपको जैसा आपने यहाँ पे डेल्टा वैल्यूज केमिकल शिफ्ट की वैल्यू याद की ना, कुछ कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको यहाँ पे याद करनी है। तो एक बार अगर आपने ये याद कर ली तो आप यहाँ पे एनएमआर क्या कर जाओगे भाई, यहाँ पे मतलब एक हिसाब से आपने एनएमआर ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन तक का आप ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर लोगे। अब ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जे वैल्यूज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज समझिए, जो अभी तक आपने कपलिंग पढ़ी थी ना, जैसे ये एक कार्बन था, इस पे एक प्रोटॉन है और इस पे एक प्रोटॉन है, ठीक है, इसका एक सिग्नल आया था ऐसे, इसका एक सिग्नल आया था ऐसे, ठीक है, फिर ये इसके साथ कपल किया। अब देखो ये एक है तो यहाँ पे डबलेट बन गया, और ये इसके साथ कपल किया, यहाँ पे आपका क्या आ गया, डबलेट आ गया इस तरीके से, ठीक है, ये आपका जे हो गया, ठीक है। ये जो कपलिंग होती है ये क्या होती है, बॉन्ड के थ्रू होती है। अब देखो यहाँ पे एक बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है, तीसरा बॉन्ड ये है, इसलिए इस कपलिंग को आप क्या बोल दोगे, 3J कपलिंग बोल दोगे। तीन बॉन्ड के थ्रू हो रही है इसलिए 3J। अगर कहीं पे ऐसे दो बॉन्ड के थ्रू होगी तो इसे आप बोलोगे यहाँ पे 2J कपलिंग, ठीक है। ऐसी क्या होती है भाई, देखो कार्बन और हाइड्रोजन, जब आप 13C में इसका सिग्नल देखोगे, 13C में इसका सिग्नल आएगा, सिंपल सी बात है, तो कार्बन 13 का जब एनएमआर लोगे, ठीक है, तो इसका सिग्नल आएगा, ये इससे कपल करेगा, तो ये एक बॉन्ड के थ्रू कपलिंग है, इसे आप क्या बोलते हो, 1J कपलिंग बोलते हो, इसे क्या बोलते हो, 1J कपलिंग बोलते हो, ठीक है। हालांकि उतनी काम की नहीं है, बस खाली बता रहा हूँ कि ये बॉन्ड के थ्रू होती है, इसलिए इन्हें इस तरीके का नाम दिया जाता है। और कभी कभी कपलिंग ना आपकी क्या होती है, इस तरीके से देखो, यहाँ पे एक ये है, एक ये है, ठीक है, तो ये देखो एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये है आपकी 4J कपलिंग, और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है W कपलिंग से, क्योंकि ये जहां पे W बनता है वहीं पे आपको देखने को मिलती है। अब ध्यान से देखो भाई, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहले 1J को हटा दो, वो किसी काम की नहीं है, वो बहुत बड़ी एक्सटेंट में होती है, और कार्बन 13 में ना हम कुछ ऐसा मशीन में चेंज करते कि वहाँ पे कपलिंग हो ही नहीं पाती, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब कार्बन 13 में आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ 1H की, तो 1H में देखो सबसे पहले 2J कपलिंग की बात करते हैं। 2J में आपके दो तरीके के सिस्टम आते हैं, ठीक है, ये देखो एक कार्बन है, ये लो हाइड्रोजन, ये लो हाइड्रोजन, इधर को आपका कुछ भी निकला हुआ है, ये है आपका sp3 सेंटर, और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये है आपका sp2 सेंटर, ठीक है। अब देखो अगर ये दो डिफरेंट टाइप के डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन जब ये होंगे तो आपस में कपल करेंगे, क्योंकि दोनों का अलग अलग सिग्नल आ गया, दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई होंगे। नोट कर लीजिए कब कपल करेंगे, जब डायास्टीरियोटॉपिक होंगे, ठीक है, डायास्टीरियोटॉपिक होंगे तो उस केस में ये एक दूसरे के साथ कपल करते हैं, और इनकी जो जे वैल्यू होती है वो नियर अबाउट 10 के आसपास देखने को मिलती है, 10 से 12 के बीच में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और इस केस में यहाँ पे जो वैल्यू होती है बहुत कम हो जाती है, और ये जे वैल्यू आपको 1 से 3 के बीच में यहाँ पे देखने को मिलती है। और जब मैं 1 से 3 या 10 से 12 बोलता हूँ तो ये पीपीएम नहीं है, जो जे वैल्यू होती है ना, जो स्प्लिटिंग सॉरी कपलिंग कांस्टेंट होता है, इसको कभी भी पीपीएम में नहीं मीजर किया जाता है, इसको जो मीजर करते हैं हम, इसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, हर्ट्ज में मीजर करते हैं, हर्ट्ज, हर्ट्ज, ठीक है, 1 से 3 हर्ट्ज के बीच में होगी। उसके बाद देखो 3J की बात करते हैं, 3J। अब देखो इस तरीके के कार्बन, जब एक ही कार्बन पे दो ग्रुप लगे होते हैं ना, उन्हें बोला जाता है जेमिनल ग्रुप, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, जेमिनल कपलिंग होता है, जेमिनल कपलिंग, ठीक है। और ये क्या है आपका, देखो ये देखो जब दो एडजेसेंट कार्बन पे लगे होते हैं दो ग्रुप तो उन्हें बोला जाता है विसिनल ग्रुप, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है विसिनल, ना स्पेलिंग देख लेना आप, इस विसिनल कपलिंग, इसे COU कपलिंग इसे बोला जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो वही मसला है भाई, यहाँ पे भी देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो sp3 सेंटर्स की यहाँ पे बात तय करनी है, sp3 सेंटर की, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो जे वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है नियर अबाउट 7 के आसपास, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, 6.5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा मैं डिस्कस करूंगा आपका यहाँ पे एरोमेटिक रिंग। कई बार अब देखो इस केस में तो आपका बेंजीन में तो क्या आएगा, एक सिंगल पीक आएगा, क्योंकि सारे सिग्नल क्या एक जैसे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई ग्रुप G लगा दूं, अब देखो ये दोनों यहाँ पे डिफरेंट टाइप के होगी,
डिफरेंट टाइप के हो गए ना। अगर ये दोनों डिफरेंट टाइप के हैं तो आपको यहाँ पे से ये चीज यहाँ पे समझनी है भाई कि ये देखो ये दोनों अब डिफरेंट हैं तो इनका सिग्नल अलग आएगा और ये दोनों एक दूसरे का कपल करेंगे और ये 3J कपलिंग है और बेंजीन के केस में कपलिंग होगा 7 से लेके 10 के आसपास तक जाती है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अल्कीन में। अल्कीन में देखो भाई आपके दो प्रोटॉन ना एक दूसरे के ट्रांस हो सकते हैं और एक दूसरे के सिस भी हो सकते हैं। तो जो सिस की जो वैल्यू होती है, सिस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है यहाँ पे, वो होती है आपकी 8 से लेके लगभग 12-13 तक होती है, 12-13 तक। ठीक है, ये लीजिए 10 से 12-14 तक बोला जाता। और ये जो वैल्यू होती है आपकी, ये होती है आपकी 12 से लेके 18 तक। ये लीजिए, तो ये वैल्यूज आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। कई बुक्स में 14 से 18 लिखा रहता है, तो आप 14 से 18 भी मान सकते हो, लेकिन अगर 14 13 आ गया तो उसका मतलब एग्जैक्ट आप ये नहीं बोल सकते कि सिस होगा या ट्रांस होगा, वहां पे एक ब्लर लाइन आ जाती है। तो इसलिए मैंने 12 से 18 लिखा दिया या 8 से 12 लिखा दिया, 8 से 13 लिखा दिया। ठीक है, 8 से 8 से 14 आप इसे मान लीजिए। ठीक है, जो 12 से 14 वाला रीजन है वो ब्लरी रीजन है, वहां पे आप बिल्कुल भी ये नहीं बोल सकते यार कि सिस होगा ट्रांस होगा। 14 अगर मिल जाएगा तो वहां पे आपको ट्रांस लगा देना है, 13 मिल गया 12 मिल गया तो आप वहां पे सिस लगा देना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ऐसा होता क्यों है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है कार प्लस रिलेशन से, किसी काम का नहीं है। बस देखो ये 3J कपलिंग के लिए ही है, जो 3J वाली है ना, 3J वाले के लिए आपका क्या होता है, कार प्लस रिलेशनशिप होता है। वो क्या बोलता है, देखो जो J वैल्यू होती है आपकी, ये आपका यहाँ पे डाइहीड्रल एंगल है, थीटा लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली। ठीक है, आप लिख लेना इसे पूरा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा। ये 0 है, ये 180 है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, ये इस तरीके से इंक्रीज होता है और फिर यहाँ पे 90 डिग्री के बाद क्या होता है, फिर से यहाँ पे इंक्रीज होने लगता है। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक अगर साइक्लोप्रोपेन को और साइक्लोब्यूटेन को अगर आप छोड़ दो, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है और साइक्लोब्यूटेन का आपका 88 डिग्री का होता है, तो वो दोनों इस इधर के रीजन में आएंगे। इसके बाद के जितने भी कंपाउंड है सबके सब क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वगैरह जितने हैं या लीनियर जितने भी हैं वो इस रीजन में आ गए। ठीक है, तो सबका बॉन्ड एंगल 90 से बड़ा होता है। तो यहां पे से एक निकल के आता है कि जो आपकी 3J कपलिंग होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायहीड्रल एंगल के, क्योंकि ये बर्ड ही है देखो। और जब भी आपका डायहीड्रल एंगल यहाँ पे 180 डिग्री का होगा तो ये वैल्यू मैक्सिमम होती है, और अगर ये 90 डिग्री का होगा तो ये मिनिमम के आसपास यहाँ पे रहती है। ठीक है, मिनिमम के आसपास रहती है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे डायहीड्रल एंगल आपका जस्ट 90 नहीं है, थोड़ा सा आसपास है। अब आप ये चीज बोल सकते हो कि जनाब यहाँ पे आप क्यों बोल रहे हो कि यार ये 7 है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका एंगल 109 होता है, लेकिन हमें बॉन्ड एंगल की बात नहीं करनी है, डायहीड्रल एंगल की। तो यहाँ पे लगातार रोटेशन होती है ना, तो वो एक दूसरे का फैक्टर, एक बार 180 एक बार 0, एक बार 180 एक बार 0, इस तरीके का यहाँ पे मोशन चलता है, तो एक दूसरे को कैंसिल करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपकी वैल्यू 7 पे आके रुक जाती है। और सेम चीज आपका बेंजीन के केस में 7 से 10 के बीच में। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। डब्लू कपलिंग क्या होती है, आप देखो ये क्या होता है ना, अभी मैंने आपसे बोला कि कपलिंग क्या है, बॉन्ड के थ्रू हो रही है। तो जब ये यहाँ से इसके अंदर कपल करने जाते जाते देखो इतना लंबा रास्ता जब तय कर लेगा तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा। इसलिए इस कपलिंग की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे से 1 से लेके 3 हर्ट्ज के बीच में ये देखी जाती है। ठीक है, 1 से लेके 3 हर्ट्ज के बीच में देखी जाती है। तो अगर मैं समराइज कर दूं आपको तो देखो जो, ओहो 1 मिनट रुकिए, अच्छा अगर मैं आपको समराइज कर दूं यहाँ पे इसे, तो देखो भाई जो आपकी 4J है इसकी जो वैल्यू है आपकी वह है 1 से लेके 3 हर्ट्ज की। जो 3J है, 3J में सबसे पहले 7 हर्ट्ज, फिर इसी में आपका आ गया बेंजीन वाला केस 7 से लेके 10 हर्ट्ज, फिर इसी में आपका आ गया सिस और ट्रांस का केस। ठीक है, 8 से लेके 12 और 12 से लेके 18। ठीक है, ये लीजिए 14 से लेके 18 लिख लोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये लीजिए ट्रांस वाला आपका ये रहा और सिस वाला आपका ये रहा। ठीक है, और ये हमने एक्सप्लेन किया कार प्लस रिलेशन के बेस पे। उसके बाद हमने बात की 2J की। 2J में हमने देखा डबल बॉन्ड पे अगर लगा है तो ये तो बहुत छोटा होता है भाई। ठीक है, 1 से लेके 3 हर्ट्ज तक का। और दूसरा हमने बोला यहाँ पे
SP3 सेंटर का, तो ये होता है आपका 10 से लेके 12 हर्ट्ज का। ठीक है, ये लीजिए। आई होप ये वैल्यूज अब आपको यहाँ पे याद होंगी, मैंने टैब्यूलेट कर दिया, आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा इनका फायदा उठाना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो आपसे क्या बोल रहा है, मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बोल रहा है मैच द गेट 2007 का क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है मैच द स्ट्रक्चर इन लिस्ट 1 विथ कपलिंग कांस्टेंट गिवन इन लिस्ट 2। अब देखो भाई ये दोनों प्रोटॉन आपके क्या है, सिस हैं। सिस की वैल्यू क्या थी आपकी, 8 से लेके 12 के आसपास थी। अब देखो यहाँ पे 8 से 12 में ये आ गया, तो पहले का तो क्या हो गया, यहाँ पे दूसरा हो गया। एक ही ऑप्शन आपको बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, पहले का दूसरा। ठीक है, अब देखो दूसरे में ये दोनों ट्रांस हैं, तो यहाँ पे तीसरा, ये लीजिए दूसरे का तीसरा। और जो तीसरा है भाई आपका, देखो दिस इज जेमिनल कपलिंग। जेमिनल में ये सबसे वीक वाली है, नियर अबाउट 1 हर्ट्ज, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बस आपको इतना यहाँ पे पता होना चाहिए था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। आपसे बोल रहा है द सेट ऑफ प्रोटोन, द सेट ऑफ प्रोटोन अंडरलाइंड, ये देखो जैसे अंडरलाइन 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 और अंडरलाइन, ठीक है, इन दिस मॉलिक्यूल दैट वुड एग्जिबिट डिफरेंट स्प्लिटिंग पैटर्न इन हाई 500 मेगाहर्ट्ज एंड लो 60 मेगाहर्ट्ज। तो ये कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है कि कौन सा वाला इसमें ऐसा है जो हाई मेगा मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसी का आप यहाँ पे एनएमआर मशीन लोगे तो पैटर्न अलग शो करेगा, और जब आप लो फ्रीक्वेंसी का लोगे तो वो पैटर्न अलग शो करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे समझना था। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिजोल्यूशन से रिलेटेड है। सबसे सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो भाई जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो ना, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो रिजोल्यूशन होता है वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। और जो सेंसिटिविटी थी, हालांकि इस केस में सेंसिटिविटी का कुछ लेना देना है नहीं, सेंसिटिविटी ठीक है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है B0 की पावर 3/2 के। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आप ध्यान रखना, कभी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो आपको ये बताना है। देखो अब देखो मैं आपको ये मॉलिक्यूल अच्छे से बताता हूँ। देखो CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OCH3। देखिए अब ये क्या करेगा ना, यहाँ पे ये सबसे पहले इसका एक सिग्नल आएगा, इसका भी एक सिग्नल आएगा, इसका भी एक सिग्नल आएगा, और इसका भी जनाब एक सिग्नल आएगा। फिर ये क्या करेगा, इसके साथ कपल करेगा। ये नंबर में 2 हैं तो ये यहाँ पे 3 में स्प्लिट हो जाएगा। ये लीजिए ट्रिपलेट आ गया आपका। इसको भी देखिए, ये भी यहाँ पे इसके साथ कपल करेगा तो इसका भी क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट आ जाएगा। ठीक है, अब ये किसी के साथ देखो यहाँ पे कपल करने के लायक है नहीं, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे 1 2, फिर देखो इधर ये C के पास H है तो एक बॉन्ड तो इसका और इसका हो गया, 1 2 3 4। और जो आपकी C4 कपलिंग होती है वो इस तरीके के कंपाउंड में नहीं, बेंजीन टाइप के, जहाँ पे स्ट्रेन्ड बॉन्ड, जहाँ पे W बनता हुआ आपको दिखेगा वहीं पे आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे W नहीं बन रहा आपका, सिंपल सी बात है। ये क्या है भाई, जिगजैग कंपाउंड है, इसमें आपको कहीं पे भी W बनता हुआ नहीं दिखेगा, तो ये आपका ऐसी सिंगलेट रह जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो ये वाला सिग्नल है ना, देखो अब मैंने बोला देखो यार, अगर ये इसके साथ कपल कर रहा है और सम फैक्टर x से अगर कपल करेगा तो ये इसके साथ भी कपल करेगा, तो यहाँ पे इसकी 4 लाइन ऐसे देखने को मिलेंगी, 1:4:4:1 पे। ठीक है, ऐसे। अब ये इसके साथ ठीक है, लेकिन जनाब ये वाला जो है ना, ये इसके साथ कपल कर रहा है तो ये इसके साथ फर्दर कपलिंग करेगा। तो अब ये नंबर ऑफ लाइन देखो क्या हो जाएगी, यहाँ पे फर्दर यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखो 2 प्रोटॉन है तो हर लाइन को 3-3 में यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। तो यहाँ पे पहले आपका क्या है, क्वाड्रेट आया, और फिर क्या आ गया आपका, ट्रिपलेट आ गया। तो इसे बोला जाता है क्वाड्रेट ऑफ ट्रिपलेट, QT इसे लिखा जाता है, बड़ा क्यू नहीं छोटा क्यू। क्वाड्रेट ऑफ ट्रिपलेट इसे बोला जाता है। क्वाड्रेट पहले बोलोगे देन ट्रिपलेट बोलोगे, क्वाड्रेट ऑफ ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेट ऑफ ट्रिपलेट आ रहा है। अब देखो भाई 60, जब आपका क्या होगा, 60 मेगाहर्ट्ज की मशीन होगी तो वो ट्रिपलेट को आसानी से ऐसे दिखा पाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर 12 लाइन आ गई तो 60 मेगाहर्ट्ज का रिजोल्यूशन इतना बढ़िया नहीं होगा, वो क्लोजली पैक लाइन को दिखा पाएगी। तो ये जो यहाँ पे आ रहा है ना आपका 12 लाइन का, तो इसमें यहाँ पे कीचड़ बन जाएगा आपका, ऐसे ये लो कीचड़ बन गया बिल्कुल। कौन सी लाइन है वो आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, और फिर इसका देखो ट्रिपलेट आपको आसानी से देखने को मिलेगा, और सिंगलेट में तो क्या ही आपका रिजोल्यूशन का खेल है। लेकिन जब आप इसी को लेके जाओगे कहाँ पे, 500 मेगाहर्ट्ज पे, तो वहां पे ये तो आपको पहले भी दिख रहा था, ये अभी भी दिख रहा है। ठीक है, ये 12 लाइन जो है आपको, ये कुछ इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, ये पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है, पैटर्न इंपॉर्टेंट है। देखो
3 लाइन आपको ऐसे मिली, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे 3 लाइन फिर आपको ऐसे मिलेंगी, फिर आपको 3 लाइन फिर से ऐसी मिलेंगी ना, सॉरी अरे यार ये लीजिए, ठीक है, ये 12 लाइन आपको ऐसे देखने को मिलेंगी। अब देखो ये आपको फिर से ऐसे ही देखने को मिल जाएगा और ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर रिजोल्यूशन का खेल था। 60 मेगाहर्ट्ज में आपको ये 12 लाइन सेपरेट करने का, रिजोल्यूशन क्लोजली पैक लाइन को रिजोल्व करने का यहाँ पे उतना दिखेगा नहीं, मशीन की इतनी औकात होगी नहीं, और यहाँ पे आपको ये बहुत क्लियरली दिखेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप फंडा आपको क्लियरली समझ में आया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसको नहीं आया ना रिजोल्यूशन क्या होता है, वो एक बार लेक्चर 3 देख लीजिए, उसको वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके ये आपका अगला सवाल है। इसमें आपसे बोला देखो, द टोटल नंबर ऑफ लाइन एक्सपेक्टेड ड्यू टू स्पिन स्पिन कपलिंग ऑफ प्रोटॉन विथ फ्लोरीन एंड ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई इन 1H NMR। अब देखो भाई, सबसे पहले ये रहा आपका एक, ठीक है, एक हाइड्रोजन है तो इसका एक सिग्नल आ गया। फिर देखो ये ड्यूटेरियम के साथ कपल कर गया, तो ड्यूटेरियम एक सिग्नल को 3 में स्प्लिट करेगा, और फिर ये फ्लोरीन के साथ कपल करेगा तो हर फ्लोरीन यहाँ पे 2 में से स्प्लिट कर देगी। ये लीजिए, ठीक है, कैसे किया देखो, सिंपल सा फॉर्मूला 2Ni + 1, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक सिग्नल आया जो हमने ऐसे लिख लिया, क्योंकि हमें दिख रहा है एक ही प्रोटॉन है, ठीक है, एक ही टाइप का प्रोटॉन है, ठीक है, तो एक सिग्नल आ गया। फिर ये ड्यूटेरियम के साथ कपल किया तो एक ड्यूटेरियम था, ठीक है, आयोडीन क्या था आपका, इसका आई वैल्यू 1 था +1, तो 2 + 1 ये हो गया आपका 3, तो ये 3 सिग्नल आ गया आपके। फिर ये 3 सिग्नल आगे इस फ्लोरीन के साथ कपल करेंगे, फ्लोरीन के साथ कपल करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला 2N है आपका, एक ही फ्लोरीन है, I है आपका ½ +1, ये कट गया, 1 + 1 2, तो हर सिग्नल आपका 2 में स्प्लिट हो गया। टोटल सिग्नल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ भाई, आपको ना अगर कभी भी एक न्यूक्लियाई 2 अलग अलग तरीके के न्यूक्लियाई के साथ कपल कर रहा है, तो वहाँ पे फॉर्मूला आप ऐसे समझ लीजिए, 2Ni + 1, इसको N1I1 कर लो, और दूसरे न्यूक्लियाई के लिए आप लिख लो 2N2I2 + 1, इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि देखो यहाँ पे आपका 3 आया था, ठीक है, जब आपने I की वैल्यू 1 रखी ड्यूटेरियम के लिए, और N तो यहाँ पे 1 ही था, ठीक है, और इसकी वैल्यू फ्लोरीन के लिए आपकी कितनी आई थी, 2 आई थी, इन दोनों का इंटू हो गया आपका 6, ठीक है। अगर तीसरा न्यूक्लियाई आया था तो वो यहाँ पे इंटू में हो जाता 2N3I3 + 1, तो इस तरीके से फॉर्मूला आपका एक्सटेंड भी हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपसे बोल रहा है, इन 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ सिग्नल ऑफ प्रोटॉन HA अपीयर। अब देखो भाई यहाँ पे ये रहा, इसका एक सिग्नल आएगा, ठीक है, अब ये सिग्नल फिर कपल करेगा इन 2 ड्यूटेरियम के साथ, तो कितने 2 × 2 × 1 + 1, 2 × N × I + 1, I वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, N यहाँ पे 2 हो गया, और 2 तो फॉर्मूले से ही है, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 1 5 + 1 6, 6 सिग्नल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरे यार अच्छा 6 नहीं, सॉरी 2 × 4 + 1 5 बोले तो क्विंटेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये लीजिए, क्विंटेड इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन का, कैसे यहाँ पे दोनों को करना है ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ना, कंसीडर द फॉलोइंग 1H NMR, ठीक है, 1H NMR डेटा आपको दे रखा है यहाँ पे, देखो ये दे रखा है डेल्टा इन ppm, तो एक डेल्टा आपको ये दे रखा है, फिर दूसरा डेल्टा आपको ये दे रखा है, ठीक है, तीसरा डेल्टा आपको ये दे रखा है, एंड एक 13.5 पे आपको दे रखा है ये। तो कुल मिला के आपके नंबर ऑफ सिग्नल कितने हैं यहाँ पे, 4 नंबर ऑफ सिग्नल है। ये लीजिए 4 सिग्नल, टोटल सिग्नल कितना आ रहा है आपका, 1 सिग्नल 2 सिग्नल 3 सिग्नल 4 सिग्नल, 4 सिग्नल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब देखो इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे, दिस इज योर POS, तो एक सिग्नल इसका आएगा, एक सिग्नल इसका आएगा, तीसरा इसका आएगा, चौथा इसका आएगा, तो यस 4 सिग्नल इसमें आ रहे हैं। इसमें भी अगर आप देखने जाओगे तो आपका ये POS है,
1 सिग्नल, 2 सिग्नल, 3 सिग्नल और 4 सिग्नल। यस, 4 सिग्नल इसमें भी दिख रहे हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो जनाब आपकी पीओएस नहीं है, कोई भी पीओएस नहीं, तो 1 सिग्नल, 2 सिग्नल, 3 सिग्नल, 4 सिग्नल, 5 सिग्नल, 6 सिग्नल। तो 6 सिग्नल जब है ही नहीं तो ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। इसमें भी अगेन आपका पीओएस नहीं है, तो इसमें भी आपका 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी आपके 6 सिग्नल आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो, जब मैं बोल रहा हूँ पीओएस नहीं है तो मैं स्लाइसिंग वाली पीओएस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सब में होगी जो पूरे मॉलिक्यूल को स्लाइस कर देगी, उससे हमारा मतलब है ही नहीं। यहाँ पे हमारा कोई भी बाइसेक्टिंग पीओएस नहीं है, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ। तो कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसी है नहीं जो इसे दो हैल उसमें यहाँ पे क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे। ठीक है, स्लाइस तो कर देगी। स्लाइस तो जो प्लेन है ना, ये बोर्ड का प्लेन है, ये इसे स्लाइस कर रहा है, सिंपल सी बात है, सबको दिख रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे। जो दो आइडेंटिकल हेल्प्स में इसे स्लाइस कर दे, सॉरी बाइसेक्ट कर दे, वैसा प्लेन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 6 सिग्नल है, तो इसलिए ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब थोड़ा सा पहले और यहाँ पे इसकी बात करते हैं। देखो कैसे करना है आपको। देखो भाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों में सब कुछ कॉमन है। ठीक है, OMe है, तो जिसका हम 3.8 3.9 पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये लीजिए वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, और आपको दिख भी रहा होगा, देखो यहाँ पे आपको 3.85 पे देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे सिंगलेट इसका। ठीक है, एस से क्या है, सिंगलेट है, तो ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये 12 के आसपास देखो, ये भी आपका आना चाहिए था। ये लीजिए भाई, यहाँ पे एक सिग्नल का ब्रॉड आपको 13 के आसपास दिख रहा है, ये भी है। दोनों में ये चीज़ आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ आप दोनों में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पे एरोमेटिक रीजन के जो आपके प्रोटोन सिग्नल्स हैं, एक ये है और ये है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये दोनों का आपका एक सिग्नल आएगा। ठीक है, ये लीजिए, इन दोनों का आपने एक सिग्नल लिखा और इस गोले का आपने एक सिग्नल लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो गोला है ना, वो इसके साथ भी कपल करेगा और इसके साथ भी कपल करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये 2 है नंबर में, तो यहाँ पे आपका ट्रिपलेट आ जाएगा। ये लीजिए, गोले का आपका ट्रिपलेट आ गया इस वाले प्रोटोन का। ये क्या करेगा, सिर्फ इसके साथ कपल करेगा, तो इसका क्या आएगा, यहाँ पे डबलेट आएगा। ये लीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए था, एक केस में ट्रिपलेट। अच्छा, ठीक है, ये लीजिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था आपका, एक केस में डबलेट, एक केस में ट्रिपलेट, वो भी आपको दिख रहा है। ये देखो, डबलेट ट्रिपलेट। लेकिन यहाँ पे ना, अब देखो मैं आपको एक कमाल की बात बताऊँ, ये जो जे वैल्यू आपकी होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी लगभग 8 to 10 के आसपास, 7 to 10 के आसपास। यहाँ पे जो आपको हर्ट्ज में वैल्यू दी है, वो दी आपको 2.2 के आसपास, 2.2 के आसपास। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से आपको ये तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे आपका क्या होगा भाई, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपकी डब्लू कपलिंग आपकी होनी चाहिए, क्योंकि 1 से 3 के बीच में तो वही होती है, तो यानी कि इस कपलिंग की तो यहाँ पे ये बात भी नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चीज आपको इस कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू से यहाँ पे समझनी। तो अब यहाँ पे देखो, ये और ये आपस में क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे देखो, इसका क्या होगा, इन दोनों का एक सिग्नल आया इन गोलों का, और इस रेक्टेंगल का यहाँ पे क्या आया आपका, एक सिग्नल आया। ये लीजिए, ठीक है, अब ये दोनों देखो, ये जो है ना, ये दोनों आपस में एक जैसे हैं। ये क्या करेंगे, इसके साथ कपल करेंगे। कैसे, ये देखिए यहाँ पे डब्लू कपलिंग आपको ऐसे दिखेगी। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये आपका डब्लू बन रहा है, एक के साथ कपल किए, तो यहाँ पे इनका डबलेट आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 2 पॉइंट कितनी देर की, 2 हर्ट्ज हो जाएगी। और ये क्या करेगा, देखो इसके साथ भी कपल करेगा और इधर भी डब्लू फॉर्म कर रहा है, और दोनों एक जैसे हैं। 2ni+1, ये i इक्वल टू हाफ के लिए n+1 हो जाता है, तो 2 है ये, तो 2+1 यानी कि ट्रिपलेट आपका आ जाएगा ऐसे, और ट्रिपलेट की वैल्यू कितनी देर की, 2.2, 2.2। ठीक है, ये लीजिए, तो देखो ट्रिपलेट की भी वही है 2.2, और यहाँ पे डबलेट की भी वही है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि यार देखो, यहाँ पे अगर कपलिंग होती डबलेट और ट्रिपलेट, तो यहाँ पे भी मिल रहा है, लेकिन उसकी जे वैल्यू आपकी 8 होती, और यहाँ पे आपकी 2.2 अगर आपको दे रखी, तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको यहाँ पे क्लैरिटी आई होगी। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो जी, आपको दे दिया है यहाँ पे। अब देखो, सिंपल सी बात है यार, ये देखो, ये क्वेश्चन अभी हमने किया भी है। CS3, ये आपका देखो यहाँ पे CO, यहाँ पे आपका O, CS3। ठीक है, देखो अल्कीन अल्कीन, तो सिंपल सी बात है, दोनों 5-5 वाले हैं। ये आपका कितना है, देखो यहाँ पे, ये है आपका 0.9 वाला, और ये भी आपका 0.9 वाला। ये प्लस होगा 1 से, ये प्लस होगा यहाँ पे 3 से, तो ये आ गया आपका 3.9 पे।
ये आपका कितने पे आ गया, देखो 1.9 पे आ गया, ये लो। अब इसके बाद देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे आपका डेल्टा प्लस आ रहा है, तो ये 5 से थोड़ा बढ़ जाएगा, तो इसे आप नियरली 6 के आसपास मान लो, इसे 5 के आसपास मान लो। तो यहाँ पे से आपका अब क्लियर हो गया कि सबसे आगे तो कौन होगा, बी का सबसे ज्यादा होगा। बी का 6.8, ए को दे दिया, गलत। ये लीजिए, ये सही है, ये सही है। उसके बाद देखो भाई ये जो डी वाला है ना, डी की वैल्यू आपकी कितनी होगी, यहाँ पे डी की वैल्यू है 3.9, ये लीजिए डी की वैल्यू 3.9, डी इज द राइट आंसर। आई होप फंडा आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे यहाँ पे करना है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो आपको दो कंपाउंड दिए हैं, एक है आपका कंपाउंड ए, ये लीजिए, और दूसरा बोल रहा है कंपाउंड बी। और दोनों में खास बात क्या है, एग्जिबिट 2 सिंगलेट। इसमें भी आपको 2 सिंगलेट दिख रहे हैं, मतलब आपका जो सिग्नल आ रहा है वो स्प्लिट नहीं हो रहा, और इसमें भी आपको 2 सिंगलेट दिख रहे हैं, ये लीजिए इस तरीके से। द एक्सपेक्टेड केमिकल शिफ्ट, मतलब डेल्टा वैल्यू कितनी होगी एक्सपेक्टेड, ये आपसे यहाँ पे पूछना चाह रहा है। अब देखो यार सिंपल सी बात है, ये है 0.9, और इसमें आपका क्या जोड़ दोगे, +1 कर दोगे, तो 2.9 के आसपास ही हो जाएगा। और दूसरा इसकी भी वही सेम होगी 2.9, क्योंकि देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो दोनों का सेम आ गया। बाकी अब देखो इसको ऐसे समझो, ये आपका एक बेंजीन है, ठीक है, इस पे यहाँ पे आपका एक ग्रुप ये लगा है, एक ग्रुप, दोनों सेम ग्रुप है CO2Me, ठीक है। अब ध्यान से देखो जी, इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है, तो इससे क्या हुआ, ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन आपस में एक जैसे हो गए। और दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ये रहा, इससे क्या हुआ कि ये वाला और ये वाला भी आइडेंटिकल हो गया। तो कुल मिला के कहने का अर्थ यह है, इसमें इन चारों का क्या आएगा, एक ही सिग्नल आएगा, चारों का एक सिग्नल आएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, लगभग यहाँ पे 7.26 पे आता है, ठीक है। अब देखो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डोनेशन भी करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा, तो ये 6.26 से क्या होगा, इस केस में इन प्रोटॉन की जो डेल्टा वैल्यू आएगी 7.26 से क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो 0.9 में आप क्या जोड़ दोगे, 3 जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा 3.9। और ये है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इन प्रोटॉन्स की, अब ये देखो चारों प्रोटॉन एक जैसे हैं, ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे 7.26 से क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। तो ए में अगर आप देखोगे ना, ए में 7.26 से कम है, बिल्कुल सही। और फिर आपको दे रखा है 2.1 के आसपास दे रखा है, चलो एक टाइम के लिए हो सकता है, सॉरी ये 2.9 ही ना, 1.9 है, ठीक है, चलो 2.1 हो सकता है, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड निकालते हैं, मतलब अप्रोक्स निकालते हैं ना, इसलिए। फिर बी में आपसे क्या बोल रहा है कि ये 7.7 है, यस 7.26 से बढ़ गया, 7.7 पहुंच गया, और यहाँ पे 3.9 हो गया, तो ये ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखो बी में इसने क्या कर रखा है, इनको 7.26 से घटाने के बजाय बढ़ा दिया, गलत हो गया। ए में ऐसा नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 7, ये सही किया, लेकिन यहाँ पे इसको क्या कर दिया, 3.9 कर दिया, ये जबकि आपका 1.9 के आसपास आना चाहिए था, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 2.1 इसके क्लोज है, तो ये हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये अगेन फिर से इसने गलत कर दिया। आई होप आपको पूरा फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। लास्ट में जाते जाते एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ, देखो एक फंडा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे काम भी आएगा। देखो जी, बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन का जो प्रोटॉन है ये आपका रेजोनेट करता है 7.26 पे, ठीक है। अब अगर आप इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हो, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये आपका OMe हो सकता है, ये आपका यहाँ पे Nr2 हो सकता है, NH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन केसेस में होता क्या है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा ऑर्थो पे आती है, तो सबसे ज्यादा डिक्रीज होता है ऑर्थो का, ठीक है। फिर यहाँ पे पैरा पे आती है, तो फिर होता है पैरा का, ठीक है, पैरा का। और मेटा भी कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन टोटल रिंग के अंदर आ रही है, तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मेटा पे भी बढ़ेगी, तो मेटा का भी यहाँ पे कम हो जाता है। तो आप यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो कि देखो यार, ये आपका देखो नियर अबाउट 7 के आसपास आ गया, ये आपका 6
6.8 के आसपास आ गया, ये 6.7 के आसपास आ गया, ऐसा आप समझ लो। यहाँ पे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है। ये वैल्यू तो चेंज होते रहती है। आपको यहाँ पे अगर कभी ऐसे पूछ ले कि यार देखो ये है आपका एच ए, ये आपका एच बी है, ये आपका एच सी है, तो आपको क्लियर होना चाहिए, देखो एच ए का सबसे कम होगा, देन एच सी का होगा, देन आपका एच बी का होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यही ऑब्जर्वेशन मिलेगी। और सेम फंडा अगर आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, ठीक है, ये आपका NO2 हो सकता है, ये आपका CHO हो सकता है, ये आपका CO2H हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, आपकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। और बढ़ता भी कैसे है, देखो ये जैसा आपका 7.26 था ना, मेटा का सबसे कम बढ़ता है, पैरा का सब फिर सेकंड नंबर पे, और ऑर्थो का बढ़ता भी सबसे ज्यादा, घटता भी सबसे ज्यादा ऑर्थो का ही है, बढ़ता भी सबसे ज्यादा ऑर्थो का है। ये डायग्राम अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। वैसे मिरर इमेज है एक दूसरे की, तो आपको याद आसानी से हो जाएगा। ये मेरी ट्रिक है, इसको आप मतलब अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल, और यहाँ पे से ना ये क्वेश्चन से ही मैं आपको क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। बहुत मजेदार है भाई ये टॉपिक आपका। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार आप मेरे लेक्चर को दोबारा रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, जिससे आपको यहाँ पे और ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए। ओके गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन जाने से पहले एक चीज, अगर आपको सेशन पसंद आया हो, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में और मज़ेदार फंडों के साथ, NMR के। और जैसा मैंने कुछ बोला था ना लेक्चर के बीच में, कि जिनको स्टीरियो में ये चीज़ नहीं आती कि कौन से मॉलिक्यूल में ऐसे ऊपर से अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं, अंसा कंपाउंड वगैरह, तो उनके करस्पॉन्डिंग में आपका स्टीरियो का लेक्चर भी इन बिटवीन ही यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। ओके, बाय।